Yeah. Okay, continue, Anirudh. So, as per my understanding, what you mentioned was that somebody who is not able to clear should, rather than blaming the situation or blaming this or that, should introspect and understand what went wrong, and they should try to rectify the mistakes within themselves or in their preparation, or the areas that they maybe they did not pay much attention to, and that will keep them going. And at the end of the day, they must remember कि मैंने प्रिपरेशन क्यों शुरू किया था, या प्रिपरेशन करने का मेरा एम ऑब्जेक्टिव क्या था. So I think that will keep them going is your answer. Okay, fine. True. So now I would request any of the students if they want to ask some specific questions, and then we will go on to the last section. किसी को भी कुछ questions पूछने, this is the time they should ask their questions right away. Do remember that you are on mute, तो unmute करके आप लोग पूछिएगा जरूर. Okay, so I have a question on chat. This is from somebody who has not been able to attend. So her name is Deepali. She had just 1 second. I'll share that question with you. Just give me a second. Okay. So her question is. Okay. Just 1 second. Okay. So her question is that many students sit with the books and study for very long hours, but their productivity is not that much. Meaning कि they are not able to utilize the number of hours thoroughly. So what is your say on that, or how can they rectify this problem? नहीं, इसमें ये भी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, या फिर दिमाग में कुछ और घूम रहा है, या फिर आप पढ़ रहे हो, या तो वो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा है, या फिर समवेयर यू आर नॉट कनेक्टेड विद दिस थिंग। बहुत सारे रीजंस होते हैं इस चीज के। लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जैसे अगर ये 1 दिन हो रहा है, 2 दिन हो रहा है, 3 दिन हो रहा है, अगर ये रिपीटेडली हो रहा है, एक आध दिन 2 दिन सबके ऑफ डेज आते हैं, मेरे भी आते हैं, लेकिन जिस अगर ये दिन बिल्कुल रिपीटेडली पढ़ाई हो नहीं रहा है, होती, जिस दिन बिल्कुल पढ़ाई हो ही नहीं पाती है, लेकिन ये रिपीटेडली हो रहा है, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा आप स्ट्रैटेजी क्या लगा रहे हो, कि आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो। हर इंसान की एक लर्निंग स्ट्रैटेजी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ जब हुआ था, देन आई टॉक टू माय मेंटोर, और उन्होंने बताया था, तो स्ट्रैटेजी आपको डिस्कस करनी पड़ेगी, या तो स्ट्रैटेजी आपको खुद बदलनी पड़ेगी, क्योंकि यू कांट वेस्ट मोर टाइम ऑन दिस, क्योंकि आपका अगर एक एक दिन ऐसे वेस्ट हो रहा है, तो समवेयर आपकी प्रिपरेशन में आगे जाके वो बहुत इश्यूज करेगा। तो एक चीज और कोई भी चीज की कोई भी, जैसे फॉर मैं क्या स्ट्रेटेजी मतलब अपना ही मैंने, जो मेरे को काफी अच्छी लगी, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई चैप्टर पढ़ रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो कोई टॉपिक है, तो फर्स्ट आई विल गो एंड पहले मेरे को वो टॉपिक का इश्यूज देखना है कि उस टॉपिक में क्या क्या है, बहुत ही रफ 5 मिनट लगा के, उसके बाद मैं क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ, सीधे क्वेश्चन, मैंने पढ़ा नहीं वो टेक्स्ट, क्वेश्चंस पे आ गया, क्वेश्चंस पे आता हूँ तो मेरे को समझ में आ जाता है कि पास्ट ईयर्स में कौन कौन से एरियाज से कुछ कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आई गेट अ होल्ड कि ये सब क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब जब मैं स्टार्ट करूंगा ना अपनी वो चैप्टर, तब मेरे को जब वो एरियाज आएंगे जिसमें पास्ट ईयर के पेपर्स, जैसे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हुए हैं, या फिर ये क्वेश्चंस के ये इस इशू पे 2 क्वेश्चन थे वहां पे, तो आई वुड अंडरस्टैंड कि हाँ ये इशू इंपॉर्टेंट है, ये एरिया इंपॉर्टेंट है, तो मेरी ये क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग होगी कि आई नो कि कौन से टॉपिक्स और कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड स्ट्रैटेजी, जहाँ से आप इशू कर सकते हो, आप हेल्प कर सकते हो अपने आप की, क्योंकि आपको पता रहता है, आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाता है कि मेरे को क्वेश्चंस करने हैं, आंसर्स करने हैं, और आप यू आर वेरी एक्टिव कि यार कि ये क्वेश्चन पे था, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। सो दिस इज अ वेरी नाइस वे कि आप अपने लिए स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हो, और उसमें सिंस योर ब्रेन इज एक्टिव एज वेल, तो आपको लीवे भी नहीं आएगा। Okay, perfect. So, you just to summarize your answer, you have to again see if your strategy is going wrong or where your strategy is going wrong, and then maybe reschedule and take up a new
particular new timetable, or you हाँ, should go for seeing कि उस particular chapter से कौन से questions आ रहे हैं, and then with those questions in mind come back to the preparation. That will be helpful. Okay, fine. हाँ, change yourself, active करो अपने brain को. हाँ. Okay, perfect. Anybody else? Okay, Priya is asking lockdown. Okay, messy. Okay, so there is one specific question that Priya Sinha is asking here कि वो CMA की प्रिपरेशन कर रही हैं और उनका एग्जाम डिले होने के कारण वो अब सोच रही हैं कि उन्हें अब क्या बोथ ग्रुप्स का प्रिपरेशन करना चाहिए, बिकॉज शी हैज गॉटन आई थिंक मोर टाइम, तो उन्हें क्या अब बोथ ग्रुप्स की प्रिपरेशन साथ में कर देनी चाहिए और वो दोनों साथ में देना चाहिए? See, it solely depends कि आपका अभी क्या स्टेटस है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने ग्रुप 1 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी एंड देन डिले हो गया, तो यू थिंक दैट तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है, तो यू कैन गो फॉर द ग्रुप 2 एज वेल एंड अपियर फॉर बोथ ग्रुप्स. सोली डिपेंड्स कि आपका ग्रुप 1 का प्रिपरेशन कैसे. इफ ग्रुप 1 इज प्रॉपर्ली इज ऑन कंट्रोल, तब आप ग्रुप 2 कर सकते हो. बट अगेन आपको आवर्स ज्यादा लगेंगे, क्योंकि ग्रुप 2 है. आप जब ये नए सब्जेक्ट्स पढ़ोगे ना, आपकी ये पुराने सब्जेक्ट्स आप उससे टच लूज करोगे, ये इनएविटेबल है. फिर आप पैनिक करोगे कि यार मेरा इसका भी आधा प्रिपरेशन हुआ है, ये भी मैं भूल रही हूँ, तो ये चीज इशू करेंगे. ठीक है, तो उसके लिए आप एक चीज कर सकते हो. इफ यू कॉन्फिडेंट है ना, अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई है, ठीक है, और आपको लगता है कि हाँ अगर जितना मेरे को टाइम फ्रेम मतलब एक्सटेंडेड मिला है, आई कैन डू दैट, तो तो फिर वेरी वेल गो फॉर इट. दोनों ग्रुप एक साथ दोगे, क्लियर करोगे, बहुत ज्यादा आपका टाइम बचेगा. बट अगेन उसके लिए आपको थोड़ा टैक्टफुल रहना पड़ेगा. जितना सब्जेक्ट्स आपका अभी तक हो चुका है उसकी आप रिविजन नोट्स बनाओ, या फिर शॉर्ट नोट्स, जो भी समरी नोट्स जो भी होते हैं वो बना के. आप ये मत भूलना कि आपका जो ऑलरेडी एफर्ट डाला हुआ है जो एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स पे, उससे आप एफर्ट लूज करो. एवरी डे आई विल से यू, एवरी डे आप वो समरी पहले अच्छे से प्रिपेयर करो, हर सब्जेक्ट की एक नोट, समरी नोट्स. और ये सब्जेक्ट के साथ साथ पैरेलल में उससे भी आप टच में रहो, ताकि आपका जो जितना भी सब्जेक्ट है उस सारों पे टच पे. अगेन इट्स सोनली योर कॉन्फिडेंस कि आपको दोनों ग्रुप में कॉन्फिडेंस है या नहीं. अगर नहीं है, थोड़ा सा भी लग रहा है यार, तो मे बी यू कैन स्टार्ट इनिशियली फॉर 4-5 days. आपको लगता है कि हाँ यार मेरे से हो जाएगा, तो वेल एंड गुड. नहीं होगा तो आप कर सकते हो. मेरे से पूछोगे तो आप ये मत करना कि आप दोनों नाव में पैर रख लिए और फिर बाद में दोनों ही नहीं हो रहा है, ये भी भूल गए हो, वो भी आधा अधूरा में पड़ा हुआ है, तो आपके ये वाले एफर्ट्स बेकार जाएंगे. सो प्रिपेयर योर समरी नोट्स, रिवाइज इट एवरी डे, फॉलो एनी प्रिंसिपल यू वांट. हर 2 दिन में 5 दिन में रिवाइज करते रहो, बट डोंट लेट दैट ग्रिप जो आपने इतनी मेहनत से बनाई है एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स पे, उसको लूज मत होने देना. Perfect. So anybody else has any questions? Kajol, Salim, anybody else has any questions? Juhi, Dilip, किसी का भी कुछ questions है? Or we will go to the last part. Sakshi, do you have any questions? Yes, Sikshika? sir. Yeah, go ahead. I was waiting for you to join in. Go ahead, Sakshi. Sir, actually test दे रहे थे. Okay, perfect. मेरे को डाउट है, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ. मेरे को डाउट है कि अगर सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज अगर हम सब कवर करते जा रहे हैं सिलेबस वाइज, Okay, this happens a lot in India. Okay, तो continue. तो अगर सिलेबस में टॉपिक वाइज अगर कवर कर रहे हैं, तो जरूरी है कि हम उसके अलावा भी एनसीईआरटीज या स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े? सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाएगा तो? नहीं, आप कैसे कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है इनिशियली, बता दो, शुरू से बताओ तो मैं आपको और इजीली गाइड कर पाऊंगा इसमें. सर यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज Okay, मेरे को I नोट्स will. मिलता जाएगा. I'll just tell you, Anirudh, she has just started preparation like अच्छा, just start. 2-3 months back, and her question is that she should go just syllabus wise and take a book and complete the syllabus, or that she should continue reading on that topic and maybe keep on developing that knowledge. She's not able to get the clarity. अच्छा.
सी सिलेबस काफी वास्ट है यूपीएससी का, एंड आपको सिलेबस की जो बुकलेट है, जो आपके पास जो यूपीएससी सिलेबस है, वही आपका मेन ट्रस्ट होना चाहिए। स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटीज, ये सब उस सिलेबस का ही पार्ट है, सिलेबस से ही लिंक होते हैं। तो यू कैन नेवर से कि एनसीईआरटी या टॉपिक्स जो है वो हम उसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट रखूं। सिलेबस की चीजों को समझने के लिए हम लोग एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है। सो कीप योर सिलेबस एज योर बाइबल, क्योंकि उसी में से सब कुछ आना है, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी इतना वास्ट है, कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग कोई टॉपिक पे इतना घुस जाते हैं वो रेलेवेंट होता ही नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में कोई डिमार्केशन तो है नहीं। लोगों को लगता है एवरीथिंग इज अंडर द सन, तो कुछ जो तो फिर सेफ से फॉर एग्जांपल XYZ टॉपिक पे कुछ भी पढ़ लो। अब जैसे इंटरनेशनल अफेयर्स है, इंटरनेशनल अफेयर्स आप कुछ भी कर सकते हो यार। दैट इज नॉट व्हाट योर टाइम वांट्स। यू वांट कि टॉपिक पे जितना सिलेबस पे है उतना पढ़ो, उसको आपको समझना है। बेसिक्स क्लियर नहीं है तो एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी से बेसिक्स क्लियर हो गए, बेसिस के बाद स्टैंडर्ड बुक्स पे थ्रस्ट रखो, जो कि स्टैंडर्ड बुक्स जो कि सब यूज करते हैं। फॉर पॉलिटी है, अब पॉलिटी आप पढ़ रहे हो तो पॉलिटी से आपको वो लक्ष्मीकांत ही इनफ है आपके लिए। अब पॉलिटी के लिए आप डीडी वासु भी नहीं पढ़ोगे, और भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ना है आपको, टाइम वेस्ट ही नहीं करना है। आपको पता है मेरा सिलेबस ये है, मेरी स्टैंडर्ड बुक्स ये है, मेरे को स्टैंडर्ड बुक्स में सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे। आई नीड टू डू ओनली दैट। करंट अफेयर्स की बात मैं अभी नहीं करूँगा, करंट अफेयर्स इज सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर। बट एनसीईआरटीज अगर लक्ष्मीकांत से मेरे को सारा कुछ समझ आ रहा है, अगर टॉपिक वाइज मेरे को नोट्स भी मिल रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो एनसीईआरटीज पे जाना जरूरी है? नहीं, अगर आपका एक मतलब ट्रस्ट बन चुका है कि आपको लक्ष्मीकांत में आप यू आर वेरी नॉर्मल विद लक्ष्मीकांत, आपको कंफर्टेबल लग रहा है, तो एनसीईआरटी में जाके आप टाइम वेस्ट ना करें। तो एनसीईआरटी में वही चीज लिखा हुआ है और बेसिक फॉर्म में आपको मे भी अच्छा लगेगा कि एनसीईआरटी में तो इजी फॉर्मेट में लिखा हुआ, और एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही नहीं पहली बार। जिसको मतलब स्टैंडर्ड बुक समझ में नहीं आ रहा है कोई भी इशू, वो एनसीईआरटी पे जाता है। तो एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगर आप बहुत अच्छा है, अगर आपको लक्ष्मीकांत समझ में आ रहा है तो आप उसी को रेफर करो, एक ही बुक रेफर करो, उसी के नोट्स रेफर करो, यू विल क्लियर इट। Okay, so I just want to add one question here, that many students during the preparation start to refer multiple books for one subject. So is that a good strategy? Because yeah, go ahead with that. That is good. No, absolutely not, देवांजन। बहुत सारे आपको पता है, इट्स फ्री इकोनॉमी, एंड एक कोई बुक पे हर टॉपिक पे 10 बुक्स आपको मिल जाएंगी। आप कॉलेज स्ट्रीट जाओगे, आप कहीं भी जाओगे, कोई भी बुक स्टोर में चले जाओ, आपको वो 5 टाइप के बुक्स दिखाता है, 5 से 10 टाइप की, ये भी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी पे उस पे माजिद हुसैन भी है, उस पे ये भी है, उस पे वो भी है। आपको पता है स्टैंडर्ड बुक्स यूपीएससी के, अगर मैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टैंडर्ड बुक्स रहते हैं हमेशा, कि ये बुक्स जो है ये सालों से जो मतलब जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो यूज कर रहे हैं, आप भी वही यूज करो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पॉलिटी की बात की तो लक्ष्मीकांत इज इनफ, आपको कोई जरूरत नहीं है डीडी वासु पढ़ने की। क्यों पढ़ोगे? डीडी वासु खुद इतना मोटा बुक है, आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ोगे, डीडी इतने में आप दूसरा सब उठा के खत्म कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड बुक्स जो है, एक बुक रखो, उस एक को अगर आप 10 बार पढ़ोगे ना, वो आपके माइंड में खत्म हो जाएगा। अगर आप 10 बुक को एक बार पढ़े, कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा, और वो पूरा एकदम मिक्सचर हो जाएगा, जो कि एकदम ही आपको क्लैरिटी चाहिए यूपीएससी में। कोई भी स्टैंडर्ड एग्जाम में 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 टॉपिक रहेंगे, यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि कौन सा आंसर सही है। और वो क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी जब आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ के अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके हो। मल्टीपल बुक्स लेंगे, आप कंफ्यूज होते जाओगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका तो सेल हो चुका है, आपका टाइम वेस्ट हो चुका है। एक ही बुक को पढ़ो, उस बुक को अच्छे से पढ़ो, ताकि उस पे सारा चीज आपका कवर हो जाए। Okay, so मतलब initially if a student is starting, maybe after 6 months of their preparation, they should know कि okay, these are my standard books and ये set of books को ही मुझे throughout my preparation follow करना है। स्टैंडर्ड बुक्स, हाँ, ये चीज और है, आपको ये एकदम शुरू में बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि आपके स्टैंडर्ड बुक्स क्या है। एकदम प्रिपरेशन के स्टार्ट पे ही आपको पता चलना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड बुक्स है, ये मेरे पास ऑलरेडी है, अब मेरे को और इससे ज्यादा आगे नहीं पढ़ना है, ये मेरा एक स्कोप बना गया है। हाँ, should it be at the very beginning or maybe after 3 months? No, 3 months is a long time. 3 months is a long time. It should be in your first month itself. Standardized. अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ये तो प्रिपरेशन के फर्स्ट वीक में हो जाना चाहिए, पर ठीक है, फर्स्ट मंथ में भी होगा तो चलेगा।
ओके परफेक्ट। एंड मतलब टू आंसर साक्षी's क्वेश्चन, अगर आपको दूसरा बुक से समझ में आ रहा है तो एनसीईआरटी इज नॉट मैंडेटरी। नॉट मैंडेटरी, ओके नॉट एट ओके ऑल। okay, perfect. Now my last question, if anybody wants to have any other question we can go ahead, but then okay, nobody, okay fine. So Anirudh, my last question is about mentors, online Sir, YouTube videos. Okay, go ahead. I Anybody? have asked some question. Just 1 second, Kajol. Just give me a second. Um, yeah, go ahead, Kajol, with your question. सर मीन्स हम लोग तो बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी तो एग्जाम नहीं होगा, तो अगर जैसे हम 2 साल के बाद या 3 साल के बाद अगर हम लोग एग्जाम देने बैठते हैं, तो क्या सिलेबस चेंज होगा या फिर वही रहेगा जो हम लोग पढ़ेंगे, उस हिसाब से हम लोग का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, या उससे थोड़ा डिफरेंट आ सकता है, मीन्स आउट ऑफ सिलेबस या अदर सिलेबस से? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस तो कभी होता नहीं है, बहुत ही रेयर केसेस में होता है। और जो आपकी नोटिफिकेशंस आती है ना, हर एग्जाम की एक नोटिफिकेशन आती है, उसमें आपको पता चल जाएगा। बट हाँ, जो सिलेबस चेंजेस होते भी है ना, उतने ज्यादा नहीं होते हैं, कुछ माइनर चेंजेस होते हैं, बहुत ही माइनर, जो आप इजीली उसको टैकल कर सकते हो। तो अगर आपको ये लगता है कि आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे या थोड़े दिन बाद, एंड आपको एग्जाम 2-3 साल बाद देना है, तो यू कैन स्टार्ट। क्योंकि देखो, आप अगर कॉन्स दोगे या फिर कोई जो बेसिक चीज है, स्टैटिस्टिक्स तो चेंज होने वाला है नहीं, कॉन्स चेंज होने वाला है नहीं, मैथ्स क्या चेंज होगा, करंट अफेयर्स चेंज होगा मैक्सिमम, और या तो कुछ एडिशनल टॉपिक्स आ जाएंगे। तो बॉडी ऑफ द एग्जाम जो है 80-85% तो वैसे ही रहने वाला है। तो आप ये फोकस करना कि जो स्टैटिक जो चेंज नहीं होगा उसको आप पढ़ लो, आप पहले से ही वो कर लो, और जो भी बाद में आएंगे चेंजेस वो आप उस समय कर लेना। Okay, sir. Thank you, sir. Because from what we have seen in the last 20-25 years, none of these exams have really changed. Only the CA syllabus changes often. Apart from that, कोई भी syllabus change होता है नहीं. मतलब you said 80-85, I would say 90% of the syllabus remains. And क्या maths, quant, DI, LR में क्या change करेंगे? मतलब I don't get it. What क्या चेंज करेंगे? वो पैटर्न चेंज कर सकते हैं, मार्किंग सिस्टम चेंज कर सकते हैं। Exactly. Okay. चीजें तो वैसे ही रहेगी। Hello. Yeah, Salim, go ahead with your question. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग। सर, मेरा सवाल था कि सीए का जो सिलेबस होता है सर, हाँ, तो ये हर ईयर चेंज होता है सर, हर साल? देखो यार ब्रो, सीए का सिलेबस जो है वो डिपेंड करता है वो कैसे चेंज करेंगे वो लोग। फाइनल आईबीसीसी में तो हमेशा हर साल चेंज होता है, फाउंडेशन में कम चेंज होता है, फाउंडेशन में बहुत ही कम चेंजेस होता है, क्योंकि उसमें बेसिक अकाउंटिंग लॉ ये सब रहता है। यस सर। तो उसमें आप चेंज एक्सपेक्ट ही मत करो। बट हाँ, आईपीसीसी और फाइनल लेवल पे क्या होता है कि टैक्स के कुछ पेपर्स होते हैं, टैक्स के हो गए, लॉ के हो गए। अब ये क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हर साल अपना बजट आता है, हर साल बजट आता है तो एप्लीकेबल हो जाता है। बजट में जितने भी चेंजेस आते हैं वो सारे ये लोग एग्जाम्स पे एप्लीकेबल कर देते हैं। तो आईपीसीसी फाइनल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो हर साल चेंज होगा, लेकिन हर साल में 2 अटेम्प्ट होते हैं, मई और नवंबर। ठीक है, तो मई अटेम्प्ट में मतलब मेजर चेंजेस मई अटेम्प्ट में आते हैं, नवंबर में उतने चेंजेस नहीं आते। और रही बात चेंजेस की, तो हमेशा ये ट्राई करना कि आप जो ट्यूशंस ले रहे हो वो अपडेटेड ले रहे हो। आपका जब अटेम्प्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका अटेम्प्ट है मई 2022 में, तो आप ट्यूशन लो मई 2022 के सिलेबस के हिसाब से। ओके, कोई डरने की बात नहीं है, बेसिक हल्के फुल्के चेंजेस बट सर इसमें हमको और कुछ भी पूछना था कि सर हम मतलब इसके बारे में बहुत लोग से बात भी किए हैं, मतलब लाइक सर लोग से अपने, तो बोलते हैं कि जैसे मैं अभी ग्रेजुएशन में हूँ सर, सेमेस्टर 2 में, तो बोलते हैं कि जैसे कि सीए का जो सिलेबस है, और अगर तुम ग्रेजुएशन को अच्छे से कर लेते हो, मतलब 6 सेमेस्टर अच्छे से पढ़ लेते हो, जितना भी उसका जिसका भी उतना मतलब उसका जितना भी अकाउंट है सारे को अच्छे से पढ़ लेते हो, तो वहां जाके मतलब 60% तक क्लियर हो सकता है अगर अच्छे से पढ़ते हो तब। हाँ, देखो यार, बीकॉम का सिलेबस और सी आईपीसीसी का सिलेबस, आईपीसीसी तक, ठीक है, फाउंडेशन आईपीसीसी तक, हाँ आईपीसीसी तक। फाइनल बहुत ही डिफरेंट केस हो गया, फाइनल में बीकॉम से बहुत आगे वाला लेवल आता है। अपना बीकॉम अच्छा रखोगे ना तो आपको इफेक्टिवली इसमें बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कंसोलिडेशन अकाउंट्स हो गया,
आपने वो पढ़ा होगा, होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स पढ़ा होगा आपने, होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स है, नॉर्मल जेवी वेवी, जो भी बेकार के जो चैप्टर्स होते हैं ना बीकॉम वाले, ये सब सीए में आते हैं। सीए में थोड़े एडवांस लेवल के आएंगे तो थोड़ा टफ होगा सीए में। अगर आप सीए कर लोगे ना तो बीकॉम आपके लिए बच्चा चीज हो जाएगा। ओके सर, लेकिन सर अगर हम बीकॉम को, अगर जितना भी इसमें अकाउंट का बुक है सर और लॉ का है, अगर इसको हम अच्छे से पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो मतलब वहाँ तो मेरा बहुत हद तक हेल्प हो सकता है। बहुत हेल्प मिलेगा, हद से ज्यादा वाला हेल्प मिलेगा। यस सर, नहीं मतलब हम सोचे कि इसके बारे में पूछ लेते हैं क्योंकि बहुत लोग सुने हुए भी थे। नहीं आपको काफी हेल्प मिलेगी। सलीम, इफ यू सी, अगर तुम सीए फाउंडेशन का सिलेबस देखते हो तो तुम्हारा अभी सेमेस्टर 1-2 में लॉ में तुमने जो चीजें पढ़ी है, जैसे समझ लो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्ट पढ़ा तुमने, कंपनी लॉ पढ़ा, तो वो चीजें तुम्हारा सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स में थोड़े बहुत आएंगे। फिर इकोनॉमिक्स जो तुम अभी सेमेस्टर 1-2 में पढ़ चुके हो, 11th-12th में पढ़ चुके हो, वो है तुम्हारा फाउंडेशन में। तो तुम वहीं से समझ लो ना कि पहला जो तुम्हारा एग्जाम है सीए का, उसमें ही 70 to 80% सिलेबस वही है जो तुमने 11th-12th ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1-2 में पढ़ा है, वही रिपीट होगा तुम्हारा। तो तुम्हारा सीए का जो 80% पूरा फाइनल तक जो 70% सिलेबस है वो बीकॉम में है, वही जैसे अनिरुद्ध ने बोला वो टफ हो जाता है। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनका लेवल थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, टफ होता है। यस सर। ओके, साक्षी आपको, ओके गो अहेड सलीम। हाँ सर, तो उसके लिए अगर हम प्रिपरेशन करना चाहें और बुक भी उसके लिए लेना चाहें, अगर मेरा इधर का जितना भी बुक अकाउंट का है सर, लॉ का है, अगर मेरा हो जा रहा है, और अगर सीए का हम मतलब किसी से मंगवा के या फिर किसी के पास अगर मेरे रिलेटिव में हो तो उससे लेके अगर हम तैयारी से करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। यार सलीम, एक चीज मैं देवांजन, लेट मी क्लियर दिस फैक्ट। मैं एक चीज और भूल गया था सलीम यार, एक चीज आप ध्यान रखो, आपको सीए फाउंडेशन देना है ना, और तो आप ये ट्राई करो कि सीए वाला चीज थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा टफ है, ठीक है, तो आप ट्राई करो सीए वाली किताबें को मास्टर करने की। आप ये सोच रहे हो कि बीकॉम अच्छा पढ़ लोगे तो सीए अच्छा हो जाएगा, ये थोड़ा गलत माइंडसेट है। सीए अच्छा पढ़ोगे ना तो बीकॉम बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो अपना प्राइमरी बुक्स जो है ना, प्राइमरी स्टडी सीए से करो। बीकॉम में जो अब देखो सिलेबस तो थोड़ा बहुत तो चेंजेस है ही दोनों के बीच में, तो वो एडिशनल वाले चीजों तो बीकॉम से कर लेना, वो बड़ा बात नहीं। बट अगर आप सीए का, अगर आपका सीए का क्वेश्चन जो आप क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, अगर आप सीए के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो बीकॉम वाला आपको लगेगा यार क्या ये टाइम पास कर रहे हैं हम लोग। सीए में जो प्रैक्टिस करवाते हैं ना क्वेश्चन, वो बीकॉम का एग्जाम में आता है, एग्जाम में। तो आप ये ध्यान रखना कि आपको अगर सीए फाउंडेशन और बीकॉम करना है तो सीए को प्राइमरी मानना और बीकॉम को सेकेंडरी। ओके सर। Okay, cool. Sakshi, do you have any other question? आपका हाथ रेज किया हुआ था। Yes sir. Okay, go ahead quickly. Doubting eligibility criteria, age criteria. अगर मेरा बर्थ 2001 अक्टूबर में है तो मैं किस ईयर में दे सकती हूँ फॉर्म? यूपीएससी का किस ईयर में फिल कर सकती हूँ? 2022 वो नोटिफिकेशन आता है, और नोटिफिकेशन में कट ऑफ डेट रहती है कि एज ऑन 1 अगस्त आपका क्या डेट, एज ऑन 1 अगस्त, ठीक है, देन 2022 एज ऑन 1 अगस्त। हाँ तो आपका, हाँ तो अक्टूबर के, आपका अक्टूबर में ना डेट ऑफ बर्थ, अक्टूबर 2001। हाँ तो आपका एक लेस हो जाएगा उसमें से, तो अगस्त में आपका, हाँ 23 में, या 23 में फॉर्म फिल कर सकते या एग्जाम दे सकते? नहीं, फॉर्म फिल होगा, फॉर्म फिल होता है फरवरी में, एग्जाम होता है आपका अगस्त में, नवंबर में ना शायद होता है। नहीं वो तो अभी कोविड की वजह से, ऐसे वो जुलाई अगस्त में हो जाता है एग्जाम। कोविड के कारण the rules have been changed for this particular। 2023 में कर सकती हूँ। नहीं आपको थोड़ा वो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं आपको बाद में बता दूंगा कैसे। Yeah, we'll deal with this later. This is a specific question, we'll deal with this later। मेरे को बहुत पहले से डाउट है। Okay sir। हाँ वो करवा देंगे, कोई नहीं। Okay, Anirudh, so I feel that most of the questions have been asked. My final question to you is that, see, most of the students, 99% of the students depend on coaching institutes and coaching material which are available online, and maybe
any other like material which is given to them by a teacher, professor, or a coaching institute mentor. So what is your say about how much uh, how much trustworthy these are, and how much should a person depend on the material provided by the coaching institutes or the guidance provided by the coaching institutes, and how much Uh, they should keep a scope of keep no, I should also keep a scope ki, okay, this might, I might have to take a certain different approach than the one recommended by my coaching institute or by my mentor. देखो, इट डिपेंड्स ऑन आप कौन से इंस्टीट्यूट से ले रहे हो पहली बार। और मैं ये रूल हमेशा से बोलूंगा, सबके लिए एप्लीकेबल है। आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हो, आप सिलेबस पढ़े, आप फिर साइंस बुक्स पढ़े, आप कुछ तो पढ़ रहे हो ना, टेक्स्ट, रिटन टेक्स्ट, प्रिंटेड टेक्स्ट, उससे आप अपने नोट्स बनाओ। योर ओन नोट्स, आप जो खुद बनाते हो ना, वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार ट्यूशन टीचर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स इम्पोर्टेंट है, मैं मानता हूँ वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बट आपको जो एग्जाम क्लियर करवाएंगे, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे ना, वो आपके खुद के लिखे हुए नोट्स करेंगे। कोई भी, अब जैसे मैं अगर वापस से यूपीएससी पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, रियली सॉरी देवांश जी, No, बट no. आपका, अगर आप कोई भी चीज खुद लिखते हो ना, खुद समराइज करते हो उस चीज को, तो पहली बात है आप खुद लिख रहे हो, तो लिखने में आपका वो वापस लर्न हो रहा है। जब आप लिख रहे हो तो आपका जो राइटिंग स्किल्स है, आंसर राइटिंग स्किल्स है, वो भी डेवलप हो रहा है। तो आप एक ही इंफॉर्मेशन को 3-4 बार प्रोसेस कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली दैट इज बेटर देन एनी अदर ट्यूशन नोट्स। अगर आपको कहीं से कोई इंस्टीट्यूट के नोट्स जब मिलते हैं ना, तो अपनी मेहनत कम हो जाती है। अपने को लगता है यार ये तो बना बनाया खाना, रेडीमेड गारमेंट मिल गया अपने को, अब इसी से पढ़ लेंगे, इसी से कर लेंगे। यार उससे क्या करोगे, आपको पता है आपका जो थिंकिंग तो डेवलप होगी ही नहीं। पहली बात, थिंकिंग डेवलप होगी नहीं तो आप एग्जाम में क्या लिखोगे? आप तो किसी और के लिखे हुए क्वेश्चंस को अपने हिसाब से कर रहे हो, अपने हिसाब से वो कर रहे हो। तो आई बिलीव कि आप अपने नोट्स बनाओ, और अगर आपको कहीं भी दिक्कतें आ रही है, उनको रेफरेंस चीजें रखो, बट उनको अपने आप, उनको प्राइमरी मत बनाओ। नेवर कंसिडर देम सेक्रोसैंट कि वही इंपॉर्टेंट है, वही सब कुछ है। अपनी थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। कोई भी कमेटी एग्जाम में जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, आपको अपना सोच बहुत जरूरी है, तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस से आएगा। तो योर ओन नोट्स इज इम्पोर्टेंट। Okay, perfect. And just to add to this question, say somebody, matlab, say most of my students here live in a very small city of Giridih here, and there are not many coaching institutes available, and those that are available are just running. Matlab, they are not for years. They have not been able to give a lot of results, or many students have not cleared the exams from those institutes, but they are running because there is no other option. So, in this situation, what is their best way of solving this problem? What should they do? Should they go to those institutions and maybe just take a hint and study by themselves, or they should join a online course, or what is the way out of this scenario? देखो, ऑनेस्टली आई हैव बीन टू दिल्ली। मैं कोलकाता से हूँ, बट आई वर्क इन दिल्ली, एंड मेरा EY ज्वाइन करने का एक प्राइमरी रीजन ये भी था दिल्ली वाले ऑफिस में, कि दिल्ली इज द हब ऑफ यूपीएससी। वहाँ आप रहोगे, वाजीराम, ये स्टडीज जितने भी हैं वहीं पे। बट वहाँ पे जाने के बाद मेरे को सबने, आई मीन जितने भी बंदे वहाँ पे पढ़ रहे हैं दिल्ली में, सालों से 3-3 साल से यूपीएससी दिए जा रहा है, पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ। मेरे को एक चीज लगी, ट्यूशन जो है ना, ट्यूशन सेंटर्स जो है, ये बस एक सामने का दिखावा है, एक जबरदस्ती का मूवमेंट है कि यार आपको यूपीएससी करना है, आपको को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, तो आपको ये ट्यूशन ज्वाइन करना पड़ेगा, वाजीराम ज्वाइन करना पड़ेगा, फिटजी ज्वाइन करना पड़ेगा। अल्टीमेटली ये ट्यूशन सेंटर्स जो है ना, आपकी थिंकिंग डेवलप नहीं करते हैं। तो ये चीज आपके माइंड से निकालना पड़ेगी, बोला पड़ेगा, या कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको ये ट्यूशन सेंटर, ये कोई जरूरी नहीं है। आप कहीं भी बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। हाँ, इश्यूज है, जेन्युइन इश्यूज आएंगे आपको पढ़ने में, कहीं कुछ चीजें नहीं समझ में आएगी, उसके लिए गूगल है, उसके लिए यू कैन ट्राई कि आप अपने मेंटोर्स बनाओ आसपास में। हम हैं, देवांजन हैं, वी आर हियर फॉर यू ऑलवेज। और अगर आपको कभी भी दिक्कत आ रही है ना, ऑनलाइन क्लासेस आप ले लो,
बट उस पे ये कभी भी ये फोकस मत करना कि ये ऑनलाइन क्लास आप ले सकते हो। ऑनलाइन क्लास जेन्युइनली आपको अगर कहीं कोई चीज समझने में डिफिकल्टीज आ रही है, आपका कोई सब्जेक्ट, 2-3 सब्जेक्ट ऐसे होते ही हैं जिनमें नहीं समझ में आता लोगों को, तो उस पर आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। अभी तो बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस खुल रहे हैं टू मैनी बट टू मैनी। और लेकिन उसमें आप ये ट्रस्ट रखो कि कभी भी ये मत सोचो कि मैंने ट्यूशन नहीं लिया तो मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा, यार ये ट्यूशन सेंटर में ले लेना चाहिए था, सब जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा। मैं फॉर एग्जांपल मैं इस सिटी में हूँ या फिर मैं यहाँ हूँ, यहाँ पे अच्छा सेंटर नहीं है तो मैं क्लियर नहीं करूंगा। दिस इज रॉन्ग। लोग कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं एंड यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं। आपके अंदर जील होनी चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। जरूरी नहीं है जितने भी बंदे हैं ना सब दिल्ली से कोई क्लियर नहीं हो रहा है। दिल्ली में काफी हैंडफुल ये बना दिया गया है। ये एनवायरनमेंट दिल्ली जाके पढ़ो, हैदराबाद जाके पढ़ो, कोलकाता जाके पढ़ो, कोई ये बेकार इमेजेस है। आपको इफेक्टिवली आप अगर 4-5 इन सारे इंस्टीट्यूट में आप अगर मतलब चली भी जाओगे ना, इतनी भीड़ रहती है वहां पे क्लास में, वो टीचर पढ़ा रहा होता है, सब अपने मन में है। आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप जाने का टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना सेंस खो रहे हो। यार मैं घर से इतने दूर आया हूँ, आपको एक जबरदस्ती की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार मैं ट्यूशन सेंटर जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। यार इतना टेंशन नहीं लेने का। आप अपने घर में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, दिक्कतें आए मेंटोर से पूछो तो भी दिक्कतें आए, क्लासेस ले लो ऑनलाइन वाले, बट उस पर इतना भी फोकस मत रखो कि वो ऑनलाइन क्लासेस अब जैसे एग्जाम्पल आपको कोई क्लासेस पसंद आई, आपको लगा यार ये मेरे को समझ में आया, मेरे को सब सब्जेक्ट की क्लासेस लेनी चाहिए, फिर आप फिर फंस जाओगे। वैसे ही आपको फंसना नहीं है, आपको ऑनलाइन क्लासेस का उतना ही यूज लेना है जितना आपको जरूरत है। ये चीज नहीं आता है मैंने इसकी क्लासेस ले ली, हो गया, समझ गया, खत्म बात। सारा ट्रस्ट है, एम है, क्योंकि कोई आपको लिखना नहीं सिखाएगा, कोई आपको सोचना नहीं सिखाएगा, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको सोचना नहीं सिखाता। आपको सोच अपनी खुद की डेवलप करनी पड़ेगी कोई भी एग्जाम के लिए, चाहे वो रिटर्न हो। रिटर्न एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव में, रिटर्न में आपका स्किल्स देखा जाता है कि आप क्या सोचते हो। इंटरव्यू जब आप दोगे, आपको कौन सी इंस्टीट्यूट आपको यूपीएससी इंटरव्यू क्लियर करवा देगी बताइए। तो 7 जन बैठे रहते हैं सामने, कुछ भी नहीं होगा। यू नीड टू डेवलप योरसेल्फ, और वो डेवलपमेंट कहीं भी आ सकती है, कोलकाता में भी, गिरिडीह में भी, दिल्ली में भी। दैट्स व्हाट योर ट्रस्ट शुड बी, कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, ना कि किसी और का हेल्प लेके भीड़ में लगना। So that is what I wanted to know, because a lot of my students here and in the city in general, this mentality about Kota and Delhi and Calcutta कि is very widespread कि इन cities में जाएंगे, यहाँ जाएंगे तभी हमारा preparation होगा. As you would also remember, after our 10th standard, many of our friends went to Kota for engineering preparation. So that is also was a hype, and this Calcutta CA crowd is also kind of a hype, and this Delhi, as you just said, all of this is a hype created to run that industry, and really doesn't mean कि वहीं जाएंगे तो पढ़ाई होगी. ये बना दिया गया है, ये एक मतलब created है to maybe pull the crowds, and that is it. But if somebody is serious enough, they can clear these exams from any kind of teacher, from any kind of books, materials, from any kind of place. So that is all I would say. I'll just give one last question to Sakshi. She has raised her hand, so I'll just give her the last question. Go ahead, Sakshi. एक्चुअली नोट बनाना तो अगर हम टेक्स्ट बुक से बनाते हैं या फिर सिलेबस के टॉपिक वाइज बनाते हैं तो बेटर तो सिलेबस के टॉपिक वाइज होगा, क्योंकि बुक से अगर बनाते हैं तो उससे तो पॉइंट्स पता ही नहीं चलता है, लगता है सारा ही पॉइंट्स उसमें इम्पोर्टेंट है। तो क्या हाँ देखो, आपको नोट्स तो बुक से पढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि सिलेबस में काफी कम वो, तो मैंने आपको वापस समझाया ना कि सिलेबस जो है, सिलेबस में तो ऐसे कुछ नहीं है। सिलेबस में क्या उस टॉपिक में आप क्या ही कर लोगे, आपको टॉपिक के लिए बुक पढ़नी पड़ेगी। जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तब मैं नोट्स बनाने इसलिए बोल रहा हूँ, सब कुछ नहीं लिखना है नोट्स पे। लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 से नंबर 25-30 पेज का है। आप 25-30 पेज का तो नोट्स बनाओगे नहीं, आपको वो सिंथेसाइज करना है। एक आपको हर चैप्टर को 2 से 3 पेज में समराइज करना है, क्योंकि आप अगले बार जब पढ़ोगे ना तो आपको 25-30 पेज नहीं पढ़ने पड़ेंगे, आप सिर्फ अपने बनाए हुए 2-3 पेज पढ़ लोगे, आपका पूरा एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा।
तो मेक स्मॉल एंड कंसाइज नोट्स ऑफ एवरी चैप्टर या एवरी जो भी आपका बुक, वो लेकिन आपको स्टैंडर्ड बुक से ही बनाना पड़ेगा। सिलेबस में कुछ भी नहीं, सिलेबस खुद एक नोट्स है यार, सिलेबस खुद एक समरी है। एक्चुअली शिक्षिका, ऑनलाइन मेरे को एक्चुअली साक्षी आपने जस्ट प्रिपरेशन शुरू किया, तो Yes, ये sir. सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी कि क्या आपके लिए काम कर रहा है, विच इज वर्किंग फॉर यू, विच इज नॉट वर्किंग फॉर यू। तो ये सारी Yes. चीजें आपको थोड़ा विद टाइम आपको धीरे धीरे यू विल आल्सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि ओके यहाँ से नोट्स बनाने से ऑनलाइन सी। टॉपिक वाइज नोट्स आ रहे अच्छा, हैं। एक चीज यहाँ पे मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा कि ऑनलाइन में भी ना डोंट रिलाई ऑन 25 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मटेरियल। चूज वन सोर्स ऑफ मटेरियल जहां से आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के चीजें लेंगे। हर जगह से मत लो कि अच्छा यहाँ से थोड़ा ले लिया, आज यहाँ से थोड़ा ले लिया, आज यहाँ से थोड़ा। दैट विल फर्दर कंफ्यूज यू एंड दैट विल फर्दर ओवरबर्डन यू। तो एक सोर्स आपको पकड़ना ही पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, ज्योग्राफी के नोट्स में पर्टिकुलर इस वेबसाइट से लूंगा या इस ट्यूटर से लूंगा या इस ट्यूटर के वीडियोस में ज्यादा देखूंगा फॉर वन सब्जेक्ट। पॉलिटी का ये पर्टिकुलर वेबसाइट से। सो यू हैव टू डिसाइड ऑनलाइन में भी कि कहाँ से आपको कौन से सब्जेक्ट्स के मटेरियल्स लेने हैं या किसके वीडियोस फॉलो करने हैं। तो आई ये थिंक नोट्स आपको खुद ही बनाने पढ़ेंगे साक्षी, आपको खुद नोट्स, अपने नोट्स खुद ही बनाने पड़ेंगे। अगर एंड ऑफ आप द डे ये सोच रहे हो ना कि आप वेबसाइट से ही डाउनलोड कर लोगे, पढ़ लोगे, साक्षी जब तक आप खुद अपना हाथ नहीं चलाओगे ना नोट्स बनाने में, Yes. तब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी डेवलप। और ये चीज मैं बहुत देख रहा हूँ। द हिंदू पेपर है, ये पढ़ना ही पड़ता है एवरी डे। दिस इज अ बाइबल फॉर एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट, पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। देवांजन, यू नो लास्ट 1-1.5 साल से कुछ प्रोफेसर्स हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, यू नो दे आर एक्टिवली सेइंग, ये लोग यूट्यूब पे रोज 1 घंटे का वीडियो डालते हैं हिंदू की समरी, और ये बताते हैं कि आज हिंदू में अरे भाई, वो जो हिंदू में आपको पढ़ना है उसको यू नीड टू डेवलप योर ओन अंडरस्टैंडिंग, योर ओन नोट्स फ्रॉम दैट हिंदू। आप किसी और की एनालिसिस अगर आप देख रहे हो तो आप अपनी एनालिसिस तो डेवलप ही नहीं कर रहे हैं, तब आप मेन चीज आगे क्या लिखोगे? आपको कोई पूछ लेगा कोई टॉपिक पे, तो आपकी जो स्कोप है वो कितनी लिमिटेड हो गई है। सी फॉर एग्जांपल चाइना इंडिया वॉर है, चाइना इंडिया में जो स्कर्मिशेस हो रही है गलवान वैली पे, वो हिंदू पे लिख रहा है, हिंदू में फिर ये सारे यूट्यूब में वीडियोस आ रहे हैं, यूट्यूब में वीडियोस आने के बाद एक अजीब सा समरी। अब फॉर एग्जांपल कोई चीज की समरी ऑलरेडी यूट्यूब पे आ रही है, उसकी समरी आप बनाओगे तो इफेक्टिवली 100 into 15 to 25% चीजें ले रहे हो आप, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई नहीं। आपको कोई पूछ लेगा तो आप तो जबरदस्ती के कॉपी पेस्ट की चीजें बोलोगे। और यूपीएससी में तो आपको पता ही है, आपको बड़ा आंसर लिखने पड़ते हैं, प्रॉपर एनालिटिकल, आपकी वो स्किल्स डेवलप ही नहीं हुई, तो आप क्या फायदा फिर? यहाँ शॉर्टकट लेके आप अपने फ्यूचर में अपने आप को बिगाड़। And this has become a trend, as you said. This has become a trend exactly. to just go and watch those video every morning. And बहुत सारे मतलब जो suggest करते हैं, they also suggest कि सुबह को इसका वीडियो देख लेना and keep it in your schedule, अपने schedule में भी रखना। Honestly man, अगर 1 घंटा अगर आप खुद एडिशनल वो चीज, हाँ ऑप्शनल होनी चाहिए वो, लेकिन यार 1 घंटा आप उसका वीडियो देखोगे, इससे अच्छा खुद ही पढ़ के खुद के नोट्स बना लो ना। आप खुद नई चीजें आपके दिमाग में again I would just say 30 seconds are left, so if this ends you can again rejoin with that same link. Okay, so Anirudh, I think the session is complete with all the questions, and I would like to thank you here for taking the time, and I hope that you will make time further after maybe a few months and maybe answer a few more questions that the students anytime you guys can reach me. Okay, sure. Thank you teachers. Okay. Thank you very much, Anirudh. So I'll be ending the discussion. So I hope everybody had a good time and they learned and understood and kind of cleared a few doubts. Okay, fine. Thank you so much, Devansh. Thank you.